तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस और यूनिट 2 का सबसे लास्ट चैप्टर आज हम देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट 2 हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये सबसे लास्ट चैप्टर है। और आपके जो मिड सेमेस्टर है उन्हें आने से पहले पहले मैं जो इसकी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज में जो है 3 यूनिट तक जो है सेशनल में पूछा जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो सिलेबस है मैं पूरा फिनिश करा दूँ आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और इस चैप्टर के बाद ये यूनिट हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद से हम जो है यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्या है, आपके मन में एक क्वेश्चन कभी आता होगा कि क्या हम हॉस्पिटल खोल सकते हैं, क्या हम फार्मेसी करने के बाद हॉस्पिटल को खोल सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। तो हॉस्पिटल की जगह पे आप जो है एक जो क्लिनिक टाइप का खोल सकते हैं। वहाँ पे आप पेशेंट को जो है प्राइमरी जो मेडिसिन वगैरह रहती हैं वो आप दे सकते हैं उन्हें। लेकिन आपको जो है उसका नाम हॉस्पिटल नहीं रखना होगा, ठीक है। तो ये क्या इलीगल होगा। आप उससे बोल सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर। आप इस तरह से जो है वहाँ पे बोर्ड लगा सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर। और आप वहाँ पे क्या है पेशेंट को देख सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। और लेकिन उनकी सर्जरी वगैरह नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं फार्मेसी स्टूडेंट की। तो वो क्या है, एक हॉस्पिटल की जगह पे वो एक कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर जो है खोल सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो है पेशेंट को देख सकते हैं, उन्हें जो दवाइयाँ दे सकते हैं, यानी उनका जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट रहता है वो उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसका नाम रखना होगा फार्मेसी कम्युनिटी सेंटर या फिर कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर। तो बेसिकली जब आप एक कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर खोलते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। जैसे क्या है फाइनेंशियल, यानी आप उसमें जो पैसा लगा रहे हैं तो वो किस तरीके से आपको लगाना है। इसके अलावा वहाँ पे क्या है, क्या क्या जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से वहाँ पे मटेरियल को रखना है आपको। इसके अलावा स्टाफ मैनेजमेंट के तो आपको वहाँ पे कौन कौन सा स्टाफ रखना है और अलग अलग जो काम रहेंगे तो किस हिसाब से जो है स्टाफ का आपको सिलेक्शन करना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कि किस टाइप की उसकी डिजाइन होगी, जो भी आप कम्युनिटी फार्मेसी जो सेंटर वगैरह अगर कुछ भी आप खोलते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या है, ये आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, फाइनेंस से रिलेटेड, मटेरियल्स, स्टाफ मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में क्या है, अगर आप कोई कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर खोलते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों को जो है मैनेज करना होगा। जैसे फाइनेंशियल, मटेरियल को भी आपको जो है मैनेजमेंट देखना होगा, वहाँ पे किस तरीके से मैनेज करना है। स्टाफ को भी आपको मैनेज करना होगा। इसके अलावा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी जो है मैनेज करना होगा। तो यही होता है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो इसकी जो बेसिक जो डेफिनेशन है या फिर जो इसके इंट्रोडक्शन है उसकी हम बात करें नोट्स के हिसाब से, तो बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी मेडिसिन मैनेजमेंट क्या होता है कि जब भी कोई कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर कहीं पे खोला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है, वहाँ पे पेशेंट भी आते हैं और उसके अलावा क्या है, वहाँ पे जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनके बीच में क्या है एक रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अलावा उसका जो एक इंटरनल जो स्ट्रक्चर रहता है पूरा का पूरा, वहाँ पे किस तरीके से पेशेंट आते हैं, किस तरह से उनका इलाज होता है, कैसे वो दवा लेके चले जाते हैं, तो एक जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, तो वही होता है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल, मटेरियल, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में ही आ जाती हैं। और इसके अलावा द स्टडी डिजाइंड एज अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया गया है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का, तो ये क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल रहता है, ठीक है। ऐसे कि हम रैंडमली चेंज करते रहते हैं, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल की, स्टाफ की, ठीक है, उसके हिसाब से हम कैसे रैंडमाइज करते रहते हैं, ऐसे चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो ये बस आपको कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इन कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा फाइनेंस ही है। तो अगर हम फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट की बात करें, तो अगर फार्मेसी मैनेजमेंट करना है आपको, कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर को जो मैनेज करना है, तो सबसे पहले आपको पैसे की ज़रूरत होगी, ठीक है, आपको फाइनेंस की ज़रूरत होगी। और जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती कहाँ पे है, तो फाइनेंस की जो ज़रूरत पड़ती है हमें वो पड़ती है कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, और हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जैसे हमें फार्मेसी स्टोर खोलना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। इसके अलावा कैश को मैनेजमेंट किस तरह से करना है, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा क्या है, जो सामान आ रहा है, ठीक है, हम उसे रिसीव कर रहे हैं, तो उसका जो है बिलिंग वगैरह करना, तो इसके लिए भी हमें कैश की ज़रूरत होती है। इसके अलावा क्या है, जो हमारा वहाँ पे स्टाफ वगैरह जो इन्वेंट्री है, ठीक है, तो उसमें भी हमें क्या है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है।
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो हमें फंड्स की भी इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि हमें क्या है और भी जैसे कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी हमें परचेज करने रहते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ को जो है ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, कि इनइक्विटीज का मतलब होता है कि कैश का जो फ्लो है वो बाहर ज़्यादा जा रहा है, यानी खर्च ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पैसा जो है हम कमा कम रहे हैं, यानी पैसा आ कम रहा है, ठीक है। तो आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको किस तरह से मैनेज करना है, तो ये भी क्या एक फाइनेंशियल का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या है काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और इसके अलावा जो है मेडिकल जो इक्विपमेंट वगैरह की जो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो सेल्स वगैरह है तो उसे भी जो है ड्यूरेबल रखा जाता है और काफ़ी जो अच्छे तरीके से उसे मैनेज किया जाता है ताकि जो इनफ्लो है वो ज़्यादा बढ़े और जो आउटफ्लो है वो थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इन एडिशन फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिलेट टू द यूज ऑफ एक्सेस कैश थ्रू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा जो कैश वगैरह है, ठीक है, तो जो हमें फाइनेंशियल जो एक्टिविटी करनी है, ठीक है, तो उसमें क्या है जो कैश है उसका हमें कम से कम यूज करना है और जो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं वो करने हैं। हमें एक ही बार में हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा देना है, ठीक है, धीरे धीरे करके हमें इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है और इसके हिसाब से फिर हमें अपने फाइनेंस को जो है मैनेज करना है। और नेक्स्ट हम बात करें दिस में भी परचेज बैंक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है बैंक से अगर कोई उधार वगैरह लेते हैं, कोई अगर लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या पैसे वगैरह डिपॉजिट करने हैं बैंक में, तो उसके लिए हमें बैंक के सर्टिफिकेट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम कोई इन्वेंट्री वगैरह खरीदते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, तो उसमें भी हमें इन्वेस्ट करना रहता है। और इसके अलावा क्या है हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए देखना रहता है क्योंकि जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं इसमें क्या पैसे बार बार आते हैं जाते हैं, ठीक है, तो उन अकाउंट में क्या है कितना पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्या हमें मैनेज करके रखनी पड़ती है। और साथ में क्या है एंश्योरिंग दैट प्राइवेट पेशेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज पे फॉर द फार्मेसी सर्विसेज, ठीक है। और इसके अलावा क्या है जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, तो जिन्होंने इंश्योरेंस हमें दे रखा है, हमने जिनका इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, फार्मेसी सर्विसेज के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी हमें जो है मैनेजमेंट करके रखनी है। तो ये हमारी सारी की सारी जो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है और इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए हमें फाइनेंस को जो है इन्वेस्ट करना रहता है और पैसे को जो है लगाना रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट की कि जो मटेरियल वगैरह है, ठीक है, फार्मेसी कम्युनिटी मैनेजमेंट में, तो उसे किस तरीके से मैनेज करना है मटेरियल को। तो मटेरियल मैनेजमेंट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ द बिजनेस दैट एड्स वैल्यू डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो जो मटेरियल मैनेजमेंट रहता है तो ये तो एक बेसिक फंक्शन तो रहता ही है, साथ में क्या है ये बहुत ज़्यादा वैल्यू को ऐड करता है। और प्रोडक्ट क्या है जो है प्रोडक्ट जैसे हम मैनेज कर रहे हैं, सामान को हम रख रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है अपने आप में इसकी एक वैल्यू को बढ़ा देता है। तो ये होता है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट। साथ में क्या है जो मटेरियल मैनेजमेंट इज अ प्लानिंग डायरेक्टली कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज कंसर्न विद द मटेरियल एंड इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर इंसेप्शन और टू देयर इंट्रोडक्शन इनटू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके अलावा क्या है जो मटेरियल जो हम रख रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी रहती है, उसे हमें डायरेक्ट करना रहता है कि किस तरीके से उसे रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमें कंट्रोलिंग भी करनी रहती है, उसे कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है कि किस तरह से जो पूरा का पूरा जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसे हमें जो है करना है, ठीक है। और पूरी की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जो मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, तो वो कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर ही आती हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो दो हमारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मटेरियल मैनेजमेंट के, तो वो है हमारे, एक है हमारा स्टॉकिंग, दूसरा है हमारा कोडिंग। तो हम बात करें कि स्टॉकिंग क्या होता है और कोडिंग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉकिंग की। तो स्टॉकिंग में क्या है कोई भी जो सामान है, ठीक है, जो जैसे हमने कोई फार्मेसी कम्युनिटी जो सेंटर खोला है तो वहाँ पे क्या है बहुत सारी दवाइयाँ आएंगी, बहुत दवाइयों के स्टॉक आएंगे जो हमें स्टोर करके रखने होंगे, ठीक है। तो जो दवाइयों को स्टोर करते हैं यानी बहुत सारी दवाइयाँ होलसेल में आ जाती हैं। जैसे आपने कोई होलसेल का आपने कोई सेंटर खोल लिया, ठीक है, जहाँ से क्या है बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आप जो है जो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं उनको जो है सप्लाई करेंगे। तो होलसेल वगैरह है, अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा मतलब जो सामान होता है अलग अलग उनकी कैटेगरी होती हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मर्चेंडाइज होते हैं। तो उन सभी को जो है मैनेज करके रखना और उन सभी को एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखना और फिर बाद में वहाँ से जो है सप्लाई करना छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं उनको। तो उसे हम बोलते हैं स्टॉकिंग के, बहुत ज़्यादा सामान को एक जगह पे इकट्ठे करके रखना और फिर वहाँ से जो है सप्लाई देना, तो वो हमारी स्टॉकिंग होती है। तो स्टॉकिंग के लिए क्या है हमें एक अच्छे स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे स्टोरेज तो ज़्यादा होना ही चाहिए। और इसके अलावा हमें प्रॉपर जो है लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और टेम्परेचर कंट्रोल भी वहाँ पे अच्छा होना चाहिए ताकि जो दवाइयाँ वगैरह हम स्टोर कर रहे हैं वो ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल लॉक्ड स्टोरेज स्पेस। तो हमें क्या है कुछ हमें ऐसी स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी जो क्या है लॉक जिन्हें हम कर सकें, ताला लगा सकें हम उनमें, क्योंकि उनमें हम जो स्टोर करेंगे अपने जो नार्कोटिक ड्रग रहते हैं, एल्कोहल से रिलेटेड जो ड्रग रहते हैं, इसके अलावा जो प्रिस्क्राइब जो ड्रग रहते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए हमें एक अच्छे जो लॉकर्स की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे हम उन्हें स्टोर कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग आर स्टोर्ड इन सच अ वे दैट दे शुड नॉट डैमेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर।
और हमें ड्रग को इस तरीके से स्टोर करना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो ख़राब ना हो, यानी टेम्परेचर को भी हमें मेंटेन करके रखना है और स्टोरेज भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा इट इज़ अ फैक्ट दैट मोर देन 70% ऑफ द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज इज इन्वेस्टेड इन द स्टोर्स। तो अगर हम देखें पूरा का पूरा जो खर्चा हम देखें एंटरप्राइज का, तो जो 70% जो खर्चा होता है, ठीक है, लगभग 70% जो खर्चा होता है वो क्या है, सामान को स्टोर करने में जो है खर्च हो जाता है, और बाकी का 30% जो अलग जो काम रहते हैं उन सभी में खर्च होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज हिस्सा रहता है खर्चे का वो हमारा मटेरियल को स्टोर करने में ही आता है। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं स्टॉकिंग के। तो एक तो क्या हम इजी लोकेट कर पाते हैं, यानी हमने कोई भी सामान स्टोर में रख दिया है तो आसानी से हम जो उनकी लोकेशन को जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे सामान रखा हुआ है। दूसरा, हम प्रॉपर जो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं आइटम की कि कौन सा आइटम कहाँ पे रखा है, यानी हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइटम को कि वो वाला जो पर्टिकुलर जो ड्रग है हमारा वो उस जगह पे रखा हुआ है, तो आइडेंटिफिकेशन भी हम अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीडी इश्यू ऑफ द मटेरियल, ठीक है, तो कोई भी अगर अगर सामान जो प्रॉपर रखा होगा, यानी सबकी कैटेगरी अलग अलग बनी रखी होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर हमें सप्लाई करनी है कहीं पे, तो क्या है हम जो जो तेज़ी से जो सप्लाई कर सकते हैं, यानी स्पीडी वे में हम सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सब जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से स्टॉक करके रखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है, तो जो स्पेस है हम उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे अगर सामान को हम अच्छे तरीके से स्टॉक करेंगे तो। इसके अलावा रिडक्शन इन नीड्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, तो जो मटेरियल हैंडलिंग जो इक्विपमेंट रहते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है मटेरियल को हैंडल करने के लिए, ठीक है, तो उन सभी को हम जो रिडक्शन कर सकते हैं, उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर स्टॉकिंग हम अच्छे तरीके से कर देंगे तो हमें जो है मटेरियल को हैंडल करने के लिए अलग अलग जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंक्शन की हम बात करें स्टॉकिंग की, तो वही हमारे फंक्शन हो जाएंगे जैसे रिसीविंग, हैंडलिंग एंड स्पीड इश्यू ऑफ मटेरियल, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो टू स्टेबलाइज रेगुलर सप्लाई ऑफ मटेरियल, तो इससे क्या हम रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं अगर स्टॉक होगा हमारे पास अच्छे तरीके से तो। इसके अलावा टू प्रोवाइड सर्विस टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन मोस्ट इकोनॉमिक वे, तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है दवाइयाँ सप्लाई कर सकते हैं और सस्ते वे में यानी इकोनॉमिक वे में हम उन्हें सप्लाई कर सकते हैं स्टॉकिंग अगर अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया है तो। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल स्टॉकिंग एंड इट्स चेकिंग, तो फिजिकली हम जो स्टॉकिंग को जो चेक कर सकते हैं जाके वहाँ पे कि कौन सा सामान कितना बचा हुआ है और क्या कहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर स्पेस, स्टोर में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस है हम उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और कोई भी जो स्पेस है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड इजी लोकेशन ऑफ आइटम्स, तो एक तो हम प्रॉपरली जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जो दवा है कहाँ पे रखी हुई है, साथ में क्या है हम जो जो लोकेशन है आइटम की कि कौन सा जो आइटम है या फिर कौन सा जो ड्रग है वो कौन सी जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसान तरीके से। तो ये हो गया हमारा स्टॉकिंग के स्टॉक किस तरीके से करना है। और अब हम बात करते हैं कोडिंग और कोडिफिकेशन की, ठीक है, तो कोडिंग क्या होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो भी हमारा सामान रखा हुआ है, यानी कोई बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती हैं, जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, वो बहुत सारी दवाइयाँ अलग अलग तरह की बनाती हैं, बहुत सारे अलग अलग मर्चेंडाइज बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा मतलब उनके पास मटेरियल होता है, अलग अलग कैटेगरी का मटेरियल होता है। तो उन सभी को जब स्टॉक कर दिया जाता है तो वहाँ पे क्या है कोडिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है कोडिंग से कि हम उन्हें कोई किसी तरह की नंबरिंग दे देते हैं, किसी तरह के हम उन्हें सिंबल जो है दे देते हैं, इससे हम क्या ईजिली जो है उन्हें अच्छे तरीके से पहचान पाते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, कौन सी कैटेगरी का सामान कहाँ पे रखा हुआ है, तो हम क्या किसी सिंबल से उसे डिनोट कर देते हैं, या फिर क्या है बहुत सारे हम जो डेसिमल वगैरह का भी यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम और जानेंगे आगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए कोड नंबर और कोड सिंबल टू अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इची आइडेंटिफिकेशन। तो अगर बहुत सारा सामान रखा हुआ है अलग अलग कैटेगरी का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपने कोई जूतों चप्पलों की दुकान खोली तो वहाँ पे क्या आपके पास अलग अलग चीज़ें होंगी, आपके पास चप्पल भी होंगी, सैंडल्स भी होंगे, जूते भी होंगे, ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी जो अलग अलग तरह की फुटवियर होंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे चप्पलों को आप नाम दे दोगे सी, इसके बाद जूतों को आप जी दे दोगे, ठीक है, इसके अलावा आप क्या करोगे कि जो सैंडल है हमारे उनको आप एस नाम दे दोगे, ठीक है, और सभी को जो है जैसे एस फॉर सैंडल, ठीक है, तो सैंडल को क्या है आप सभी एक जगह पे रख दोगे और वहाँ पे क्या है एस लिख दोगे, तो इससे क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सैंडल कौन सी जगह पे रखे हुए हैं। जूतों के लिए आप जी जी यूज कर लेना, तो वहाँ पे क्या है आप जूते जो एक जगह पे इकट्ठे करके रख दो, है ना, और डब्बे में पैक रहते हैं वो तो दिखाई देते नहीं है, तो हम क्या है वहाँ पे एक जी का सिंबल बना देंगे, इससे हमें पता चलता रहेगा कि ये हमारे सारे के सारे जूते हैं, वो हमारे सैंडल हैं, वो हमारी चप्पल हैं। तो ऐसे ही क्या अलग अलग कैटेगरी की जो चीज़ें होती हैं कंपनीज में, तो उन सभी को क्या आइडेंटिफाई करने के लिए हम उन्हें कोई पर्टिकुलर सिंबल या फिर हम किसी कोड नंबर से हम उसे डिनोट कर देते हैं। तो इससे क्या रहता है हम इजीली जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं मटेरियल को। और इसके अलावा यूजुअली मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स, तो जो मैन्युफैक्चर रहते हैं बड़े बड़े मैन्युफैक्चर, और इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, होलसेलर्स रहते हैं, तो उनके पास बहुत सारी मर्चेंडाइज रहती है उनके स्टोर में, अलग अलग कैटेगरी का बहुत सारा सामान रहता है।
तो उन सभी को क्या है ईजिली वो लोकेट कर पाएँ और ईजिली तरीके से उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे कि उन्हें जो है उनकी कोडिंग कर देंगे, किसी तरह का उन्हें सिंबल दे देंगे, किसी तरह की कोडिंग कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हम उन्हें ईजिली जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट शुड बी प्लेस एट देयर राइट प्लेस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जो भी पूरा का पूरा जो सामान है जो एक जगह पे रखा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी का रखा हुआ है, तो इससे क्या है जो हम कोडिंग कर देंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो सही सामान है वो क्या अपने सही लोकेशन पे रखा होगा, ठीक है। और अपनी जगह पे जो है फिक्स उसकी एक पोजीशन होगी, तो वहीं पे क्या है हम जो उनकी सिम्बलिंग कर देंगे, उनकी कोडिंग कर देंगे, तो ये भी इससे एक बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, देयर फॉर कोड नंबर्स आर एलोकेटेड टू द वेरियस आइटम्स टू फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन। तो हम क्या कोड नंबर्स का यूज करते हैं जिससे क्या हम लोकेशन वगैरह को पता लगा सकते हैं, कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, और इजीली उन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो वही सारी सेम चीज़ें हैं, आपको बस थोड़ा थोड़ा रीड करना है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप रीड करोगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल समझाने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब मेथड हम जान लेते हैं, कोडिफिकेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो हम क्या है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मेथड में, यानी ABC नाम करके हम जो अलग अलग मटेरियल को रख सकते हैं। इसके अलावा निमोनिक मेथड, ठीक है। तो निमोनिक आप जानते ही है, ठीक है। तो निमोनिक मेथड में भी यानी हम क्या है किसी कहानी की तरह या फिर हम किसी अलग अलग जो है फ्रेजेस का या वर्ड्स का यूज करके हम जो है सामान को वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड में हम डेसिमल सिस्टम या ब्लॉक सिस्टम बना सकते हैं मटेरियल का। कॉम्बिनेशन मेथड और अल्फा न्यूमेरिकल मेथड भी आता है। फिर लोकेशन कोडिंग भी आता है, इसमें फिक्स लोकेशन रहती है किसी सामान की, या फिर क्या हम उसे रैंडम लोकेशन पे भी सेट कर सकते हैं, या जोनल लोकेशन भी हम उसकी बना सकते हैं। तो हम क्या इजीली जो उन्हें लोकेट कर पाएंगे और आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं एडवांटेज की, कोडिफिकेशन के क्या एडवांटेज। तो इससे एक तो क्या हम इजीली जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा हम जो ग्रुपिंग कर सकते हैं कि एक जैसा जो सामान है हम उनके ग्रुप बना बना के उन्हें अच्छे तरीके से एक जगह पे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज। तो क्या है हमें जो हर मटेरियल पे जो है डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या सिंपली उन्हें नंबर या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उन्हें रख सकते हैं। इसके अलावा हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ आइटम। तो क्या एक ही जगह पे डुप्लीकेट आइटम बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो जाए, तो इसलिए तो इसे क्या हम अवॉइड कर सकते हैं, उन्हें क्या अलग अलग जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रख के। और साथ में इट हेल्प इन द फिजिकल काउंटिंग। तो फिजिकल काउंटिंग भी हम आसानी से कर पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमने किस तरीके से कोडिंग की है। इसके अलावा हेल्प इन इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो इंस्पेक्शन भी हम आसान तरीके से करते हैं मटेरियल की, कि जा जा के हम जो चेक कर सकते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है और वो जो है किस तरीके से वो प्रॉपर रखा हुआ है या नहीं, ख़राब तो नहीं हुआ है। तो प्रॉपर क्या है हम उसकी जो इंस्पेक्शन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफ मैनेजमेंट, कि स्टाफ को आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करता है, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, अगर आपको नया स्टाफ हायर करना है तो किस तरीके से हमें हायर करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल इन वेरियस पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या है, तो स्टाफ मैनेजमेंट क्या एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पर्सनल होते हैं उनको हम हायर करते हैं, उन्हें जॉब देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है वहाँ पे जो वेरियस पोजीशन रहती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो अलग अलग जो रैंक के लोग रहते हैं, अलग अलग जो हमें रिक्वायरमेंट रहती है स्टाफ की, वर्कर्स की, तो हम क्या है उनकी कैटेगरी के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या है पर्सनल को जो है हायर करते हैं और उन्हें जो जॉब जो है ऑफर करते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा स्टाफ मैनेजमेंट। और इट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन, यूटिलाइजेशन, कन्वर्सेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमें क्या अलग अलग तरह के स्टाफ की जरूरत पड़ती है। जैसे साइंटिफिक स्टाफ अलग होता है जो साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इसके अलावा जो सिस्टम में अंदर रह के क्या है जो काम करते हैं, जो मशीन्स वगैरह को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और लोकेशन वाइज क्या है अलग अलग हमें जो स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अलग अलग यूटिलिटी को जो है मैनेज करने के लिए, साथ में क्या हमें कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है, बातचीत करने के लिए लोगों से, तो हमें उसके लिए अलग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने के लिए हमें अलग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी सारे हमें स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसी को हम बोलते हैं स्टाफ मैनेजमेंट। और नेक्स्ट हम बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टाफ इज टू एंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज टू प्रोवाइड अ पर्सनल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। तो हमें जो स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसका क्या गोल रहता है, तो इसका बस एक ही गोल रहता है, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम क्या है जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो हमने स्टाफ को वहाँ पे इतना सारा लगा रखा है, तो हम उन्हें प्रॉपर जो है यूटिलाइज कर पाएँ, उनसे जो प्रॉपर हम अपना काम करवा पाएँ। और साथ में क्या है जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या है सोशल जो सेटिस्फेक्शन रहता है, तो उनके साथ मिलजुल कर वो काम कर पाएँ। तो यही होता है हमारा स्टाफ मैनेजमेंट, ठीक है। और यही इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। साथ में क्या है हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो हमारा मैनेजमेंट रहता है, तो जो हमारा जो पूरा मैनेजमेंट रहता है, जैसे फाइनेंसिंग का, मटेरियल रिक्वायरमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसी की तरह हमारा जो स्टाफिंग रहता है, तो ये भी हमारा एक फंक्शन रहता है मैनेजमेंट का। तो ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं।
क्राइटेरिया फॉर स्टाफ सिलेक्शन के किस तरह से हमें जो स्टाफ का सिलेक्शन करना है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा वहाँ पे। तो हमें क्या है, द क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय शुड नॉट फॉल बिलो द मिनिमम स्टैंडर्ड और एल्स द रेपुटेशन ऑफ द फार्मेसी मे गेट कंप्रोमाइज। ठीक है, तो हमें क्या है, जो अच्छे जो एम्प्लॉय हैं और उनकी जो अच्छी क्वालिफिकेशन है, हमें उनको जो है हायर करना है। और अगर हम जो क्वालिफिकेशन, अगर हम लो क्वालिफिकेशन वाले स्टाफ को अगर हायर कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो फार्मेसी की जो रेपुटेशन है वो क्या हमारी कंप्रोमाइज हो जाएगी, वो क्या हमारी डाउन हो जाएगी। तो हमें जो प्रॉपर जो क्वालिफिकेशन की हमें ज़रूरत होती है तो उसी स्टाफ को हमें जो है हायर करना है। नेक्स्ट अब बात करें, ओवर हायरिंग ऑफ सुपीरियर पीपल इन द इंफीरियर जॉब शुड बी अवॉइडेड एज दिस विल बी लीड टू एन एडवर्स इफेक्ट ऑन स्टाफ मोरल एंड एफिशिएंसी। तो हमें जो ओवर हायरिंग नहीं करनी है। ओवर हायरिंग का मतलब है कि हमें जो हाईली क्वालिफाइड, जैसे क्या है, काम करना है आपको कि मशीनों को साफ़ करने का, ठीक है, और हम क्या है हायर कर लें कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन वाला बंदा, ठीक है, जो क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले बंदे को मशीन साफ़ करने के लिए लगा दें। तो हमें क्या ओवर हायरिंग नहीं करनी है। हमें क्या सुपीरियर जो पीपल हैं इनकी अच्छी हायर क्वालिफिकेशन है, हमें क्या है उन्हें छोटी जॉब नहीं देनी है। तो अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो वहाँ पे जो स्टाफ होगा, ठीक है, उसका मोरल भी डाउन होगा और उनके काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। वो देखेंगे कि यार यहाँ तो हायर क्वालिफिकेशन के लोग भी क्या है छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो इससे क्या है उनका मोरल डाउन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उन्हें हमें जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ये बताना है। तो द डिटेल ऑफ जॉब, इट्स रिलेशन टू अदर जॉब, वर्किंग आवर्स, पे स्किल। तो जो भी हम हायर कर रहे हैं स्टाफ को, तो उन्हें हमें जो है जॉब के डिटेल के बारे में बताना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जो अदर उनके काम रहते हैं उसके बारे में भी उन्हें समझाना है। साथ में क्या है, कितने घंटे काम करना है और क्या उन्हें सैलरी मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बता के जो है स्टाफ को हायर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए क्या हमें एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके हिसाब से क्या हमें स्टाफ को जो है हायर करना है कि भाई आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने फार्मेसी कर रखी हो, ठीक है, और साथ में आपने जो एक्सपीरियंस ले रखा हो किसी इंडस्ट्री में, तो उसके हिसाब से क्या इस तरह की जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हम जो है स्टाफ को हायर करेंगे। उसके अलावा जॉब की रिक्रूटमेंट क्या है, वहाँ पे कहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है जॉब की आपको कहाँ पे करनी है। साथ में क्या है, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, टेस्ट, इंटरव्यूज, ईटीसी, ठीक है। तो हम क्या है पर्सनल्स का सिलेक्शन करेंगे, उनके टेस्ट लेंगे, उनके इंटरव्यूज वगैरह लेंगे। और उसके अलावा क्या है, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, ठीक है। तो हम जो उन्हें हायर करेंगे फिर हम उनकी जो ट्रेनिंग करवाएंगे, उसके बाद हम जो उनसे काम करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसीजर रहता है और यही रहता है हमारा क्राइटेरिया कि किस तरीके से आपको स्टाफ का सिलेक्शन करना है। सबसे लास्ट आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें किस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें आपको दो लेआउट देखनी है, एक तो स्पेस लेआउट और एक सिलेक्शन ऑफ साइट, ठीक है। तो स्पेस लेआउट में हम देखेंगे कि हम क्या है जितने भी हमारी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जिससे हम क्या है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो किस तरीके से उन्हें सेटअप करना है, किस तरीके से मशीन्स चलेंगी, कहाँ पे चलेंगी, किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके लिए हमें स्पेस लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से मशीन्स वगैरह को लोकेट करना है। इसके अलावा किस तरीके से हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोडक्ट का, यानी किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, पूरी प्रोसेस क्या होगी, तो इसके लिए हमें एक स्पेस लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा रहता है हमारा सिलेक्शन ऑफ साइट, ठीक है। तो हमें एक सिलेक्शन करना है एक साइट का, ठीक है, जहाँ पे क्या है हमारे जो वर्कर्स हैं, इसके अलावा जो मटेरियल है और इसके अलावा जो इक्विपमेंट है, वो सारी की सारी चीज़ों को हम एक जगह पे रखेंगे और फिर क्या हम जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसीजर है उसे हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्पेस लेआउट में तो आपको स्पेस चाहिए जहाँ पे मशीन्स वगैरह लगेंगी सारी की सारी। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ साइट पे क्या है कि हमारा जो वर्कर है, मटेरियल और इक्विपमेंट है, उनको हम एक जगह पे जो है उन्हें मैनेज करेंगे और साथ में क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है वहाँ पे हमारी शुरू हो जाएगी। तो ये होता है हमारा दोनों के दोनों लेआउट। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर आपसे लेआउट वगैरह पूछा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो मैं आपको एक बेसिक लेआउट दिखा दूंगा, अगर वो भी बना दोगे तो आप जो आसानी से पास हो जाओगे, पूरे नंबर मिलेंगे आपको और उसमें आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए तो एक आइडियल लेआउट प्लान के बारे में देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है। वहाँ पे वर्क स्टेशंस होते हैं, कहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो काम करेंगे। मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो मटेरियल किस तरीके से हैंडल करना है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ों के बारे में। साथ में क्या है मटेरियल रीचेज एट डिजायर्ड स्पीड एंड लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो हमें क्या जो मटेरियल को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या है एक अच्छी जो स्पीड लिमिट है उसमें हम उन्हें वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र कर पाएँ और साथ में क्या उसकी कॉस्ट भी कम आए। और नेक्स्ट हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंजेस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो अगर हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं अगर हम उसे लार्ज स्केल पे बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि आसान तरीके से हम जो प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। साथ में क्या है वेटिंग एरिया फॉर सेमी फाइनिश्ड वर्क। तो वेटिंग एरिया भी होना चाहिए जहाँ पे क्या है जो हमारा लगभग तैयार हो चुका है हमारा कोई सामान है, ठीक है, या हमारा जो लगभग काम खत्म हो चुका है, तो उसके लिए क्या है वेटिंग एरिया होना चाहिए। साथ में क्या है प्रोडक्शन सेंटर एंड सर्विस सेंटर्स। तो प्रोडक्शन सेंटर भी होना चाहिए, साथ में क्या है सर्विस सेंटर्स भी वहाँ पे होने चाहिए।
नेक्स्ट क्या है हमारा, मिनिमाइज द मूवमेंट मेड बाय द वर्कर्स, ठीक है। और इस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना है कि वहाँ पे वर्कर्स का ज़्यादा मूवमेंट ना रहे। इससे क्या है हमारा जो कॉन्टामिनेशन वगैरह होने का खतरा रहता है तो वो ज़्यादा रहता है कि वर्कर बार बार वहाँ से निकल रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है वहाँ पे। तो इन चीज़ों को हमें मिनिमाइज भी करके रखना है। तो ये हो गए हमारे बेसिक से इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ों की। तो ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट तो आप बस एक ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो लेआउट है, आप बस ये बना देना और आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस बड़े पेज पे थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना, मैंने छोटे पेज पे जो है साइड में बना दिया है। तो हम देखें लेआउट डिजाइन ऑफ एन आइडियल कम्युनिटी फार्मेसी, तो इस तरह का एक लेआउट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें सेल्व होने चाहिए, नार्कोटिक एंड पॉइजनस जो ड्रग रहते हैं उनका अलग एक कंपार्टमेंट होना चाहिए। यहाँ सेल्व होंगे हमारे, यहाँ रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे हमारा इंचार्ज बैठेगा, काउंसलिंग और डेमो यहाँ पे होगा हमारा। ये हमारा डिस्पेंसिंग एरिया है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को रखेंगे, या पानी की व्यवस्था होगी, यहाँ पे बिलिंग, यहाँ वेटिंग एरिया, ये भी हमारा वेटिंग एरिया। तो एक जो लेआउट है एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप जो है ये वाला बना देना, तो आपको जो पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आके हमारा जो 6 चैप्टर है ये पूरा फिनिश हो चुका है। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप पूछ लेना, कुछ भी आपके समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक होके कमेंट करके पूछ लेना। टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और यहाँ पे 6 चैप्टर खत्म हो चुका है और यूनिट 2 हमारी पूरी फिनिश हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो समझो, और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर आएंगे वो हमारी यूनिट 3 से आएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपके जो सेशनल एग्जाम है उससे पहले पहले हम उसे जो है पूरा कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।